हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित का पहला लेसन जो वास्तविक संख्या है उसकी 1.1 का प्रश्न संख्या 4 और 5 करने वाले हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि HCF 306 और 557 का जो HCF है वो 9 दिया गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन करें कि इसका एलसीएम ज्ञात करिए। HCF दिया है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन के अंदर जो HCF दिया हुआ है, HCF हमारा दिया है 9 है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम हम लोग को निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि एलसीएम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले से हम लोग हल कर लेंगे। एलसीएम बराबर हमारा जो फॉर्मूला होता है, देखिए उसी फॉर्मूले का प्रयोग करके हम लोग हल कर लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा में HCF। इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या के बटा में HCF, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर जो है हम लोग मान रखेंगे पहली संख्या देखिए हमारी कितनी, जो क्वेश्चन में ये दिया है 306, यही पहली संख्या है, और जो 657 दिया है ये दूसरी संख्या है। तो यहाँ लिख देंगे 306 गुणे 657 के बटा में हो जाएगा हमारा 9। अब हम लोग क्या करेंगे कि पहले 9 से इसको काट लेंगे और गुणा कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 9 से इसको काटेंगे, देखिए काट करके कट रहा है, ये 9 तिरिके 27, 3 बचेगा, 9 चौको 36 यानी कट जाएगा। 9 एकम 9, ये हो जाएगा 9 तिरिक 27, फिर यहाँ पर कितना बचेगा, 3 बचा है तो ये 36 हो गया, 9 चौको 36, ये इस तरीके से आ गया। यानी हमारा हो गया यहाँ पर 34 गुणे 657। इसका आपस में हम लोग गुणा करके देखेंगे कि कितना आंसर आ रहा है। तो आइए यहीं पर देखिए मैं नीचे गुणा कर दे रहा हूँ। इसका 657 का गुणा करना है कितने में, 34 से। तो 4 7 28 के 8, 4 5 20, 2 22 के 2, 4 6 24 और 2 24, 2 कितना हो जाएगा हमारा 26। फिर 3 से करेंगे, 3 7 21 के 1, 3 5 15 और 21 का जो 2 बचा हुआ है, 15 2 17 के 7, 3 6 18 और जो एक हासिल इसमें से बचा है तो कितना आ जाएगा, 18 1 19, जोड़ लेंगे ये 8 हो जाएगा, ये 2 1 3, 7 6 13 के 3 और यहाँ पर हो जाएगा एक हासिल बचा है तो ये 3 होगा, 9 3 3 और जो ये 3 बचा वो और ये 9 कितना आ जाएगा, 12 के 2 और फिर यहाँ पर 2, यह मिल रहा है कितना, 22 33 8 मिल रहा है हमको। तो यहाँ इसका आंसर हो गया, यानी एलसीएम कितना हो गया, 22 33 8, ये हमारा इसका एलसीएम हो गया। तो इस तरीके से फॉर्मूले पर हम लोग जो है एलसीएम को ज्ञात करेंगे। आप लोग अच्छी तरीके से इसको देख सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर जो है 5। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। कोई भी संख्या को अगर 0 पर समाप्त होना है, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि 6 की घात n ये 0 पर समाप्त होगी कि नहीं होगी, यानी इसका जो समापन होगा वो 0 पर होगा कि नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या जानते हैं, अगर ये 10 है ये 0 पर समाप्त हो रहा है। अगर मैं बात करूँ ये 40 है ये भी 0 पर समाप्त हो रहा है। इसी तरीके से अगर ये 50 है ये 0 पर समाप्त हो रहा है। हमारा 100 है ये 0 पर समाप्त हो रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर जो संख्या 0 पर समाप्त हो, इससे गुणनखंड क्या मिल रहा है, ये कोई 10 का गुणनखंड 2 गुणे 5 हो जाएगा। 40 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुणे 5, 5 दूनी 10, अरे एक और 2 रहेगा, 2 गुणे 5, 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40।
फिर हम लोग ये देख रहे हैं इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 5 और इसमें हमारा क्या हो जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 5। हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर कोई भी संख्या अगर 0 पर समाप्त हो रही है तो इसके गुणनखंड में जो लास्ट में हम देख रहे हैं हर जगह 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस तरीके से हमें हर जगह 5 मिल रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं अगर संख्या 0 पर समाप्त अगर होना होगा तो इसके गुणनखंड में, किसके गुणनखंड में, 6 के गुणनखंड में यहाँ पर 5 आना चाहिए। तो जरा 6 का गुणनखंड करके देखिए तो 6 का गुणनखंड कितना होगा 2 गुणे 3। तो हम ये देख रहे हैं 2 गुणे 3 है, यहाँ पर n अगर है तो यहाँ पर n हो जाएगा। तो ये हम देख रहे हैं 2 गुणे 3 और पूरे घात n है। अगर इसके गुणे में यहाँ पर 5 आ जाता तो हम ये कह सकते थे कि 5 आने की वजह से ये संख्या हमारी क्या है, इसके समापन में यानी इसका कोई भी मान अगर n का रखेंगे तो इसका जब ये समाप्त होगी तो यहाँ पर लिखा है समाप्त होने पर कितने पर 0 अंक पर समाप्त होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग कंडीशन देख रहे हैं कि अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त हुई तो उसमें हर हाल में 5 आ रहा है, उसमें हर कंडीशन में 5 मिल रहा है। इसके केवल यही नहीं, जितनी भी संख्याएं लेंगे हम लोग सभी की सभी संख्याओं में यहाँ पर 5 पर समाप्त होगा, तब जाकर के हम कहेंगे कि वो गुणनखंड हो रही है। कितने का, यानी तब हम लोग कहेंगे वो 0 पर समाप्त हो सकती है जब ये गुणनखंड में 5 प्राप्त होगा तब। तो आइए हम इसको जो है हल करके देखते हैं, हल करके दिखाए। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ लिखा हुआ है, दी गई संख्या हमारी कितनी है 6 की घात n है। तो इसका गुणनखंड अगर करेंगे हम लोग, इसका गुणनखंड कितना हो जाएगा हमारा, 6 का गुणनखंड होता है 2 गुणे 3 और इस पूरी घात कितनी हो जाएगी हमारी n। तो हम ये लिख सकते हैं कि इसके गुणनखंड में 5 नहीं है, अतः ये दी गई जो संख्या है 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो देखिए इसका आंसर आप लोग को यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है मैंने आंसर इसका कि यह अभाज्य गुणनखंड 5 नहीं है, यानी जो ये 6 की घात n है ना, इसका गुणनखंड जो है वो 5 नहीं है कोई भी, अतः n का कोई ऐसा मान नहीं है जिसमें संख्या 6 की घात n 0 पर समाप्त होगी। यानी यहाँ पर n का कोई भी मान रखना, जो मन करे वो रख लेंगे, कुछ भी रख लेने से इसका मान 0 नहीं आ सकता, जब तक कि इसके गुणनखंड में 5 नहीं आ जाता है तब तक इसका मान 0 नहीं आ सकता। तो ये था हमारा इसका आंसर। ये इसको बस इसी तरीके से 2 लाइन लिख करके ये चीज़ हम लोग लिख देंगे कि अभाज्य गुणनखंड 5 नहीं है, अतः n का कोई भी ऐसा मान नहीं है जिसमें 6 की घात n 0 पर समाप्त होगी, यानी ये भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। अभी हम लोगों ने ठीक इसी प्रकार से एक उदाहरण किया हुआ था। उदाहरण इसके पहले वाले में यहाँ पर 6 की घात n की बजाय 4 की घात n लिखा हुआ था, उसमें भी पूछा था क्या ये 0 पर समाप्त होगी कि नहीं होगी। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन लगेगा। तो आप लोग जो है इसको अच्छी तरीके से हल करिए और अच्छी तरीके से तैयार करके जाइए।